आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि ड्यूटी पर तैनाती के दौरान कर्मचारी बीमार अथवा शारीरिक दिव्यांगता का शिकार होता है तो उसका वेतन रोकना है असंवैधानिक। उसे इस दौरान मिलना चाहिए पूरा वेतन। कोर्ट ने यह फैसला रेलवे सुरक्षा फोर्स में तैनात एक कांस्टेबल की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो पीड़ित को 12 सप्ताह के भीतर करे बकाया वेतन का भुगतान। हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 दिसंबर को प्रदेश भर में तहसील स्तर तक आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के लंबित 13,950 तथा तकसीम के 527 मामलों का किया गया निपटारा। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 30 नवंबर तक प्रदेश में इंतकाल के 21,212 मामले लंबित थे, जबकि तकसीम के लंबित मामलों की संख्या थी 28,470। 1 व 2 दिसंबर को आयोजित राजस्व लोक अदालतों के बाद अब प्रदेश में इंतकाल के लंबित मामले हैं 7,262 तथा तकसीम के मामले हैं 27,943। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का अभियान भी शुरू किया गया है, लेकिन तेलियरगंज स्थित टीबी अस्पताल में इस समय 100 से अधिक मरीज इस बीमारी का करा रहे हैं इलाज। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में टीबी मरीजों की संख्या कोरोना काल के बाद से ज्यादा बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से फेफड़ों का प्रभावित होना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दोषपूर्ण सड़क इंजीनियरिंग अक्सर भारत में हर साल होने वाली 5 लाख दुर्घटनाओं का होती है कारण। उन्होंने इंजीनियरों से जीवन बचाने के लिए ब्लैक स्पॉट को हटाने की दिशा में काम करने का किया आग्रह। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 5 लाख दुर्घटनाएं और 1.5 लाख मौतें होती हैं, जबकि 3 लाख से अधिक लोग होते हैं घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से कराएं पूरा। साथ ही प्रदेश में राजमार्ग क्षमता का विस्तार करते हुए 4 लेन को 6 लेन में करे विस्तारित। सुरक्षा और जन सुविधाओं पर दे विशेष ध्यान। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजमार्ग पर हर किलोमीटर के अंतराल पर सुनिश्चित की जाए सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी ने कल न सिर्फ 3 राज्यों में अपना परचम लहराया, बल्कि इसमें से 2 राज्यों को कांग्रेस से भी जीत लिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां गहलोत और बघेल ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, तो वहीं मोदी मैजिक कार्ड पर दोनों ही किले फतह कर गई भारतीय जनता पार्टी। पार्टी की जीत को हर राज्य में मनाया गया। इस भारी जीत के बाद पीएम ने बीजेपी हेडक्वार्टर से अपने कार्यकर्ताओं और जनता को किया संबोधित। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंचने पर विपक्ष को दी सलाह कि वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े और सरकार के खिलाफ 9 साल की अपनी नकारात्मक विचारों से बचे। संसद भवन पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी सांसदों ने किया भव्य स्वागत। 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले पार्टी सांसद योगी बालकनाथ। कहा, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक राजस्थान में रहकर राज्य के लोगों की करने जा रही है सेवा। भारत को एक विकसित देश बनाने में उनकी मदद करने के लिए दुनिया भर के लोग आए हैं पीएम मोदी के साथ। योगी बालकनाथ ने कहा कि मैं हमेशा पार्टी के लिए करता रहूंगा काम। इस साल बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा और हिंद महासागर का छठा तूफान है मीचोंग। आज और कल इस तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में भारी बारिश के जारी किए हैं अलर्ट। इसके अलावा तूफान की चपेट में आने का खतरा उड़ीसा और पौंडीचेरी में भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की स्पीड होगी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे, जो पहुंच सकती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक। तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश, एक तो पूर्वोत्तर मानसून और ऊपर से चक्रवात मीचोंग का असर, इन दोनों कारणों की वजह से इस वक्त भारी बारिश और तूफान की चपेट में है तमिलनाडु। एनडीआरएफ की टीमें तटीय इलाकों में है तैनात और यहां के सभी तटीय इलाकों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर को कर दिया गया है बंद। आज तमिलनाडु में घोषित किया गया है पब्लिक अवकाश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की हल्की फुहार ने बढ़ा दी है कपकपी। रविवार शाम से जारी हल्की बारिश सोमवार यानी कि आज सुबह तक रही है जारी। बारिश के चलते एयर क्वालिटी में भी हुआ है सुधार। वहीं बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के चलते आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बारिश का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी को हासिल कराई जीत। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 230 में से 163 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस के खाते में गई है 66 सीटें। प्रदेश में बीजेपी की इस बम्पर जीत ने दिखा दिया है शिवराज है जमीनी नेता और वो जानते हैं कि किस तरह से लड़ा जाता है चुनाव। सादगी के लिए जाने वाले 64 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सीहोर जिले के बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से 1 लाख से अधिक वोटों से हासिल की है जीत। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनाया जश्न। सीएम ने कहा कि 3 प्रदेशों में भाजपा की जीत ने पार्टी की नीतियों और जनता के हित के लिए किए गए कार्यों पर लगा दी है अपनी मुहर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए हैं तैयार।
3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हासिल की है प्रत्याशी सफलता, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जीत दर्ज करा पाई। बीजेपी की जीत पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा अगर कांग्रेस हार गई तो दुख हुआ, लेकिन वो 2024 के लिए शुभ संकेत। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता उन्हें सौंपेगी सत्ता की चाबी। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत इसके घटक दलों के साथ कुछ सीटें साझा की होती तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे होते अलग। राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सहयोगियों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से करना चाहिए विचार, और याद दिलाया कि कमलनाथ ने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ सीटें साझा करने का किया था विरोध। हालांकि राउत ने कहा कि चुनाव के नतीजों से इंडिया गठबंधन के सदस्यों में नहीं होगा कोई मतभेद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए युग पुरुष की तारीफ के इस्तेमाल को लेकर बैकफुट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत सचेत तरीके से किया है। पिछले महीने मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए धनखड़ ने महात्मा गांधी को पिछली सदी का बताया था महापुरुष, और पीएम मोदी को इस सदी का युग पुरुष करार दिया था, जिसकी कुछ हलकों में हुई थी आलोचना। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बंदूक की नोक पर एक डॉक्टर से 5 लाख रुपए की जबरन वसूली की कोशिश। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 अन्य फरार लोगों को पकड़ने के लिए जारी है तलाशी अभियान। 18 वर्षीय फैसल पठानी, 19 वर्षीय साकिब और 23 वर्षीय मोहम्मद जैन के रूप में हुई है तीनों गिरफ्तार आरोपियों की पहचान, जबकि हिरासत में लिया गया चौथा आरोपी निकला किशोर। चरित्र अभिनेता जूनियर महमूद पेट के चौथे चरण के कैंसर से हैं पीड़ित। प्रसिद्ध कॉमेडियन जॉनी लीवर ने रविवार को दी जानकारी। जूनियर महमूद का असली नाम है नईम सैयद और वो कारवा, हाथी मेरे साथी और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्म में कर चुके हैं बेहतरीन अभिनय। जाने माने कॉमेडियन दिवंगत महमूद ने जूनियर महमूद का नाम तब दिया था जब दोनों ने साल 1968 में आई फिल्म सुहागरात में एक साथ किया था काम। आज है भारतीय नौसेना दिवस। समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाली दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना का इतिहास है गौरवशाली और सदियों पुराना। माना जाता है कि इसका पहल गठन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। हालांकि इसे आगे बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया। भारतीय नौसेना में इस समय है 67,252 सक्रिय और 75,000 रिजर्व सैनिक। वहीं 2 विमान वाहक जहाज है भारतीय नौसेना के पास। नौसेना के बेड़े में करीब 150 समुद्री जहाज व पनडुब्बियां और करीब 300 हवाई जहाज भी हैं शामिल। तेलंगाना के डिंडीगुल स्थित वायुसेना अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ पिलाटस विमान। इस दौरान 2 पायलट बुरी तरह से हुए घायल। वायुसेना अकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान विमान सुबह 8:55 के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलटों में एक प्रशिक्षक और एक कैडेट भी शामिल। भारत के पड़ोस में एक बार फिर से डोल उठी धरती। इस बार पाकिस्तान में आया भूकंप, जिससे पाकिस्तानियों में फैल गई दहशत। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रविवार रात 11:52 पर 24 किलोमीटर की गहराई पर आया था भूकंप, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 4.8। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में काराकोरम हाईवे पर आतंकियों ने एक यात्री बस पर की अंधाधुंध गोलीबारी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जबकि 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। डायमेर के डिप्टी कमिश्नर आरिफ अहमद ने कहा कि घटना शनिवार शाम 6:30 बजे चिलास के हुदूर इलाके में हुई, जब आतंकवादियों ने एक बस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया और एक बस सामने से आ रहे एक ट्रक से जा टकराई। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने की घटना में 11 लोगों की मौत की खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के पश्चिमी भाग में रविवार को यह ज्वालामुखी फटा, जिसमें हुआ विस्फोट इतना तगड़ा था कि आसमान में 3 किलोमीटर तक फैल गया राख का गुबार। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:54 के आसपास हुआ ज्वालामुखी में यह विस्फोट। अमेरिकी वॉरशिप और कई वाणिज्यिक जहाजों पर लाल सागर में रविवार को किए गए हमले। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने दी जानकारी। यमन के हुती विद्रोहियों ने 2 जहाजों पर हमले का किया दावा, जिन्हें बताया गया इजरायल से संबंधित। हालांकि विद्रोहियों ने अमेरिकी नौसेना के जहाज को निशाना बनाने की बात को नहीं किया स्वीकार। दुनिया के अरबपतियों में एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे आते हैं मशहूर नाम। लेकिन इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स ने अरबपतियों की जारी की है लिस्ट, जिसमें 19 साल के एक लड़के ने सबका ध्यान अपनी ओर किया आकर्षित। 19 वर्षीय क्लेमेंटे की कुल संपत्ति निकली $4 बिलियन, जो है 33,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।